एक बार एक पुलिस स्टेशन में एक शख्स फ़ोन करता है और जो शख्स फ़ोन किया था वो बताता है कि साहब हम खुदकुशी करने जा रहे हैं, हो सके तो हमें इंसाफ दिला देना और हम अपने पीछे कुछ सुसाइड नोट छोड़ के जा रहे हैं। पुलिस उससे पता पूछती है तो पुलिस को पता बताता है। पुलिस तुरंत ही उस पते पे पहुंचती है और दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई खोलता नहीं। पुलिस मजबूरन उस दरवाजे को तोड़ देती है। जब अंदर प्रवेश करती है पुलिस तो देखती है कि दो शख्स एक हस्बैंड एक वाइफ दोनों नीचे गिरे हुए हैं और दोनों का मौत हो चुका है। पुलिस सुसाइड नोट उठा के पढ़ने लगती है। सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि जो शख्स का खुदकुशी हुआ है उसका बेटा करोड़पति है, 30 करोड़ का मालिक है और उसका पोता यानी बेटे का बेटा आईएएस के पद पे अभी ट्रेनिंग कर रहा है। माने ये भी आईएएस आज नहीं तो कल बन ही जाएगा। और आगे एक बात और लिखा हुआ था, वो पुलिस को भी झकझोर दिया। नीचे लिखा हुआ था कि हमें 2 वक़्त की रोटी भी नहीं नसीब होता था। कभी ऐसा होता था कि सुबह का रोटी शाम को खाना पड़ता था और शाम का रोटी सुबह यानी 2 वक़्त का खाना भी हमारे बेटा और हमारे पोता की तरफ से नहीं मिल पाता था। इसी वजह से हम दोनों को खुदकुशी करना पड़ा। इस तरह का कहानी अक्सर होते रहता है। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी इस कहानी से मिलता-जुलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है बुलंद और वहीं एक थाना लगता है शिकारपुर। शिकारपुर के ही बगल में एक गांव लगता है फारूकी और फारूकी में ही एक मोहल्ला लगता है लाल दरवाजा। वहीं का ये कहानी। इस जगह में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार का मुखिया का नाम सदवीर था और सदवीर का पत्नी का नाम रेहाना था। सदवीर पैसे से सदवीर के 3 बच्चे थे जिसमें सबसे बड़ी वाली लड़की का उम्र 15 साल था। सदवीर का खुद का एक ठेला था और वही ठेला पर वो सामान बेचा करता और जो भी उससे पैसा आता वो सारे परिवार का हर ज़रूरत का पूरा किया करता। सतबीर का उम्र उस वक्त 42 साल था और उसकी पत्नी का उम्र 35 साल। अचानक एक सुबह सतबीर के घर से कुछ चीखें सुनाई देते हैं पड़ोसियों को। बहुत तेज चीख आ रही थी तो पड़ोसी सतबीर के घर पर जाते हैं और सतबीर के घर जाकर जो नज़ारा देखते हैं सबकी आंखें खुले के खुले रह जाती है। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस तुरंत ही उस जगह पे पहुंचती है और देखती है तो पुलिस को भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। देखा जाता है कि सतबीर और उसकी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा गया है। माथा में मारा गया है, गला में मारा गया है। तुरंत पुलिस चेक करती है कि रेहाना या सतबीर कोई जिंदा है क्या। रेहाना का सांस तो बंद हो गया था लेकिन सतबीर का अभी भी सांसें चल रहे थे। तुरंत ही पुलिस सतबीर को उठाती है और थाने के लिए रवाना हो जाती है। सीएमसी हॉस्पिटल जाने के बाद सतबीर का इलाज चालू हो जाता है। पुलिस को भी लग रहा था कि सतबीर किसी तरह से बच जाए तो कातिलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। कातिलों के बारे में कुछ क्लू मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगा। लेकिन कुछ देर के बाद ही डॉक्टर साहब की तरफ से जवाब आता है कि सतबीर का भी मौत हो गया है। पुलिस को बहुत नाराज़गी होती है और पुलिस वहाँ से उस बॉडी को सतबीर को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होने के बाद उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया था कि सतबीर को पहले कुल्हाड़ी से मारा गया है, उसके ब्लड ज़्यादा बहने से उसका मौत हो गया है। लेकिन पुलिस के पास अभी भी कुछ क्लू नहीं था कातिल तक पहुंचने के लिए। फिर पुलिस उस सतबीर के मोहल्ले में पहुंचती है और लोगों से पड़ोसी लोगों से पूछने लगती है कि सतबीर का किसी के साथ दुश्मनी था क्या, सतबीर के घर उस दिन कोई आया था क्या। लेकिन कोई आदमी कुछ नहीं बताता। कुछ ही
पता ही नहीं था। तो ऐसा था कि उस गांव में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे जिससे यह पता लगाया जा सके वीडियो के माध्यम से कि कोई आया गया था क्या। फिर पुलिस सतबीर की परिवार वालों से ही पूछताछ करने लगती है। सतबीर के 3 बच्चे थे, वही पहले बड़े वाले बच्चे से पूछती है कि उस दिन कोई आया था क्या, कैसे क्या हुआ। उसकी सबसे बड़ी वाली बेटी थी, वो बताती है कि हमारे पापा का यानी अब्बू का किसी के पास 15,000 रुपये बकाया था, उसी के साथ थोड़ा बातचीत हुआ था, बहसा-बहसी हुआ था। पुलिस को भी थोड़ा टाइम के लिए लगता है कि शायद वह पैसा लेन-देन का ही वजह से ऐसा तो नहीं कर दिया। पुलिस वहाँ से चल जाती है, लेकिन उस इंसान का पता नहीं चल पा रहा था जिसके पास सतबीर का 15,000 रुपया बकाया था। फिर पुलिस कुछ दिन के बाद वही सतबीर के घर पहुँचती है, इसलिए कि सतबीर के गाँव से, पड़ोसियों से काफ़ी पुलिस वालों पे दबाव था कि इस मामला का पूरा छानबीन करे, और इसलिए कि यह कत्ल पूरा गाँव का बीच घर में हुआ था। लोगों के अंदर दहशत था, डर था कि इस तरह का काम कौन कर सकता है, और इस तरह का पूरा चारों तरफ से घर के बीच में आके मार देता है। फिर पुलिस अपने टीम को लेकर पुलिस सतबीर के घर पहुंचती है और कुछ कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करने लगती है, फ़ोन रिकॉर्ड वगैरह चेक करने लगती है। तो उसी में एक रिकॉर्डिंग सामने आता है। जब पुलिस उस रिकॉर्डिंग को गौर से सुनती है तो उस रिकॉर्डिंग में साफ-साफ बोला जा रहा था कि नींद का दवाई काम करेगा कि नहीं, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा था कि किस इंसान का आवाज़ है। फिर पुलिस वही घर वाले से पूछताछ करने लगती है, सतबीर के घर वालों से। रेहाना के जो बेटी थी, सबसे बड़ा बेटी, वो बोलती है कि साहब हमारे घर में जगह कम होने की वजह से अम्मी और अब्बू घर के बाहर सोया करते थे और हम लोग तीनों भाई-बहन घर के अंदर सोया करते थे, और हम लोग को सोने के बाद बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देते थे यानी ताला लगा देते थे। अब उसी वक़्त छोटी वाली जो बच्ची थी उसका ज़ुबान से निकल जाता है, कुछ ऐसा बात निकल जाता है जो पुलिस का भी होश उड़ जाते हैं। छोटी वाली बच्ची बोलती है कि साहब जिस दिन मम्मी और अब्बू का कत्ल हुआ, उस दिन बड़ी वाली दीदी अम्मी और अब्बू का पैर दबाने के लिए उनके पास गए हुए थे। ऐसा था कि हर दिन वो बड़ी वाली बेटी और 3 2 और साथ में सोया करती थी और अम्मी और अब्बू अलग सोया करते थे। लेकिन रेहाना के सबसे बड़ी वाली बेटी उस दिन अपने भाई-बहन को बोल के गई थी कि हम तुम लोग सोओ, हम अम्मी-अब्बू को पैर दबा के आते हैं, और वो नहीं आती। जब पुलिस को यह बात उस बच्ची के द्वारा पता चलता है तो वह 15 साल की लड़की को उठा लेती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है। लेकिन पुलिस स्टेशन में कई बार पूछने के बाद बस वह लड़की एक ही बात बोलती है कि साहब हमें पता नहीं, हम लोग तो अंदर में सोए हुए थे, अम्मी और अब्बू बाहर में सोए हुए थे, किसने ऐसा किया हमें पता नहीं। लेकिन जब पुलिस कई बार एक ही सवाल पूछते, घुरा फिरा के पूछते, तो वो लड़की जो 15 साल की थी वो उतना अनुभवी लड़की नहीं थी और उसका जुबान लड़खड़ा जाता है। फिर एक कहानी सुनाती है, बोलती है साहब हमारे अम्मी अब्बू हम पे बहुत प्रबंध लिए लगाया करते, थोड़ा-थोड़ा में फ़ोन छीन लिया करते, किसी के पास बात करते तो थोड़ा-थोड़ा में गुस्सा होते, डाँटते, मारते, पीटते। यह बात हमें ज़रा भी हज़म नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। हम भी औरों लड़कियों की तरह खुलेआम जीना चाहते थे, सबसे फ्रैंक रह के बात करना चाहते थे, पूरे टोला मोहल्ला में घूमना चाहते थे, लेकिन ये पाबंदी लगाने की वजह से हमें हर रोज़ मरना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सतबीर का कोई दोस्त था सबीर, जो सतबीर के घर आया जाया करता था और इसका बच्ची के बारे में बताया कर तभी वह जो सबसे बड़ी वाली लड़की थी कहीं सबीर को नज़र आ जाती थी, तो वह सतबीर को आके बताता कि ऐसे-ऐसे बात तुम्हारे बेटी को हमने यहाँ देखा, कल वहाँ देखा। एक दिन ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी वाली बच्ची एक ठेले पे जाती है और ठेले के पास ही समोसे खाने लगती है। सबीर उसको देख लेता है और सबीर आके सतबीर को बोल देता है। जैसे ही वह बच्ची खाना खा के
नाश्ते करके समोसे खा के घर आती है, उनके मम्मी और पापा सतबीर और रेहाना उनको डाँटने लगते हैं, मारने लगते हैं। इस दिन उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। इसी दिन वह एक प्लान गढ़ती है और अपने कुछ दोस्त से व फ्रेंड से कुछ नींद का गोली मंगवाती है। नींद का गोली देने वाला बबलू नाम का शख्स था। नींद का गोली फाइनली उस लड़की को मिल गया था, अब उसे देना था। लेकिन देने में भी प्रॉब्लम था कि उसे देना है तो कैसे देना है। सतबीर का जो बीवी थी रेहाना, वो शाम को हर रोज़ चाय पिया करती थी, तो वही बड़ी वाली बच्ची उस चाय में 10 गोली मिला के दे देती है ताकि गहरा नींद आ जाए, सो जाए, उठ ना पाए। और सतबीर को रात में खाना खाने के बाद दूध पीने का आदत था, तो सतबीर का दूध में नींद का गोली 10 गोली मिला देती है। जब दोनों पी के सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, तो पैर दबाने के बहाने वो मम्मी और अब्बू के पास आती है और उसी वक्त कुल्हाड़ी से सर पे और गले पे मार करती है और इस तरह से दोनों का जान निकल जाता है, दोनों लोग मर जाते हैं। पुलिस के पास तो कत्ल का खुलासा हो गया था, कातिल भी सामने थी, लेकिन नाबालिग होने की वजह से